वेलकम एवरीबॉडी। हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर प्रारंभ कर रहे हैं। ये सेक्शन सी का कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक है, जो कि हम प्रारंभ से लेकर के स्टार्ट कर रहे हैं या प्रारंभ से लेकर चल रहे हैं, जिसमें हेडिंग है विलियन या सॉल्यूशन। सर्वप्रथम हम विलियन या सॉल्यूशन को किस तरीके से परिभाषित करते हैं, इसकी परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। सरलतम रूप में यदि कहा जाए तो विलियन वास्तव में दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण है, जो कि एकल प्रावस्था का निर्माण करता है। तो एकल प्रावस्था का निर्माण करने वाले दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा? विलियन कहलाता है। तो यहाँ पर हम विलियन या सॉल्यूशन को परिभाषित करेंगे। सिंपल रूप में लिखें, घटकों का समांगी मिश्रण। ये ध्यान रखना है, होमोजीनियस मिक्सचर अगर है तो ही हम उसको विलियन कह सकते हैं। इस विलियन के अंदर हमेशा एकल प्रावस्था होगी, एक से अधिक प्रावस्थाएं नहीं होंगी। प्रावस्थाएं या प्रावस्था का मतलब है फेज कहा जाता है, और फेज को हम इस तरीके से PHAC के रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो एकल प्रावस्था युक्त दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलियन कहलाता है। लेकिन विलियन के अंदर आपको ध्यान रखना है, घटकों के मध्य रासायनिक रूप से किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं हो। तो घटकों के मध्य रासायनिक अभिक्रिया न होनी चाहिए। अगर होती है तो वह विलियन का निर्माण नहीं करेगा। तो रासायनिक रूप से अक्रिय पदार्थों या घटकों का समांगी मिश्रण जो एकल प्रावस्था बनाता है, उसी को हम विलियन कहते हैं। तो सरलतम परिभाषा क्या हो जाएगी? रासायनिक रूप से अनअभिक्रियाशील दो या अधिक घटकों का समांगी मिश्रण जो एकल प्रावस्था बनाता है, उसी को हम विलियन कहते हैं। लेकिन विलियन के अंदर एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो घटक दिए गए हैं उनकी सांद्रता एक निश्चित सीमा तक परिवर्तित होगी। उससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उसके अंदर प्रावस्थाओं की संख्या बढ़ जाएगी, या कह सकते हैं समांगी मिश्रण नहीं बनेगा। तो इसके उदाहरण अगर हम प्रदर्शित करें तो उदाहरण में सबसे पहला एग्जाम्पल मैं सरलतम रूप में लेता हूं, जैसे LPG है। तो ये दो या अधिक गैसों का समांगी मिश्रण है, जिसके अंदर प्रोपेन है और दूसरी गैस के रूप में ब्यूटेन उपस्थित है, जो कि नॉर्मल और आइसोब्यूटेन दोनों है। तो प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन तीनों का मिश्रण LPG, यह एक विलियन है, समांगी मिश्रण है। तो इसको हम विलियन कहते हैं। सेकंड है नमक प्लस जल। नमक को यदि जल में पूर्ण रूप से घोल दिया जाए तो यह दोनों पूर्ण रूप से विलय होकर एकल प्रावस्था का विलियन निर्मित करते हैं। तीसरी परिस्थिति है जिसके अंदर हम ले रहे हैं एल्कोहल और जल। एल्कोहल और जल सभी अनुपात में एक दूसरे में पूर्ण मिश्रणीय होते हैं, और यदि इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो एकल प्रावस्था युक्त विलियन बनता है। तो इस तरीके से ये गैसीय विलियन है, ये जलीय विलियन है, और ये भी जलीय विलियन की श्रेणी में आता है। तो इस तरीके से दो या दो से अधिक घटकों का जो कि आपस में रासायनिक रूप से अक्रिय हैं, समांगी मिश्रण या एकल प्रावस्था युक्त मिश्रण बनाते हैं, तो उसी को हम विलियन कहते हैं। और विलियन के अंदर यदि हम तुलनात्मक रूप से प्रदर्शित करना चाहें तो निलंबन और कॉलॉइड से यदि इसको भिन्न करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर हम कैसे दर्शाएंगे? यदि इन कणों के आकार की बात की जाए तो कणों का आकार भी आपको ध्यान रखना है। यदि मैं विलियन के कणों की बात करता हूं तो इनका आकार 1 नैनोमीटर या 10⁻⁹ मीटर से यदि कम है तो ही विलियन का निर्माण होगा, और यदि कणों का आकार इससे अधिक है तो या तो कॉलॉइड बनेगा या फिर और अधिक आकार हो जाएगा तो उससे निलंबन निर्मित होता है। तो एक और चीज़ आप इसमें ध्यान रखेंगे कि इनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होगा, जिसमें विलेय और विलायक के कणों का आकार इससे हमेशा छोटा रहता है। तो इस तरीके से विलियन किसे कहेंगे? दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण जो कि एकल प्रावस्था बनाता है। घटक आपस में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। कणों का आकार 10⁻⁹ मीटर से छोटा होता है। इन्हें
समांगी मिश्रण के रूप में विलयन कहा जाता है। और एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दे रखे हैं, और इनको आगे और प्रकृति के रूप में प्रदर्शित करें तो विलयन के लिए यहाँ पर जितने घटक दिए गए हैं, घटकों की संख्या के आधार पर भी विलयन अलग अलग प्रकार के होते हैं। यदि हम घटक की बात करते हैं, अगर 2 घटक है द्विअंगी विलयन, 3 घटक है त्रिअंगी विलयन, 4 घटक है चतुरंगी विलयन कहलाते हैं। लेकिन अपने कोर्स में केवल यहाँ पर द्विअंगी विलयन है। द्विअंगी विलयन या कहा जा सकता है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन है जिसके अंदर केवल 2 घटक ही उपस्थित होते हैं, और इनमें द्विअंगी विलयनों की चर्चा हम इसी चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर में करेंगे। इससे ज़्यादा घटकों की यहाँ पर चर्चा नहीं होगी। तो यहाँ पे द्विअंगी विलयन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो विलयन या सॉल्यूशन के अंदर 2 घटक में से जो कम मात्रा में घटक है उसको कहा जाता है सॉल्यूट, या जिसे कहते हैं विलेय। अधिक मात्रा में जो है उस घटक को सॉल्वेंट कहा जाता है, या हिंदी में लिख देते हैं विलायक। और दोनों के मिलने से बनता है उसको हम कहते हैं विलयन। तो विलेय और विलायक के संयोजन से जो समांगी प्रावस्था बनती है उसी को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। और विलयन में विलेय सामान्यतः उस भाग या उस घटक को कहा जाता है जो कम मात्रा में होता है, और विलायक उस भाग को कहा जाता है जो कि अधिक मात्रा में होता है। तो आधिक्य में उपस्थित है उसको विलायक कहते हैं, और कम मात्रा में उपस्थित है उसको हम सामान्य रूप से विलेय कहा जाता है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, विलयन के साथ में यदि प्रदर्शित किया जाए या विलयन के सापेक्ष लिखा जाए तो सामान्य परिस्थितियों के अंदर हमेशा ही विलायक की प्रावस्था और विलेय की प्रावस्था क्या होती है, समान होती है। तो इन दोनों विलायक की प्रावस्था और विलेय की प्रावस्था, या इसके लिए हम सामान्य शब्द अवस्था भी काम में ले सकते हैं, समान होती है। यदि मैं कहता हूँ गैसीय विलयन तो विलायक हमेशा गैस होगा। अगर मैं कहता हूँ द्रव विलयन तो विलायक हमेशा द्रव होगा। जैसे मैं एलपीजी की बात करता हूँ, एलपीजी में ब्यूटेन ज़्यादा है और प्रोपेन कम है, तो प्रोपेन यहाँ पर विलेय और ब्यूटेन विलायक होगी। लेकिन दोनों मिलके चूंकि गैस प्रावस्था बना रहे हैं, गैसीय अवस्था में है, तो उस गैस के रूप में हम विलयन को क्या कहेंगे, गैसीय विलयन कहा जाता है। ऐसे ही नमक को जल में घोल करके अगर विलयन बनाया गया है और परिणामी विलयन जो बन रहा है उसकी अवस्था कैसी है, देखने पर द्रव या तरल रूप में दिखाई देती है। अर्थात तरल भाग जो है वो विलायक होगा, अर्थात जल विलायक होगा, और ऐसे विलयनों को हम जलीय विलयन कहते हैं। इसी तरीके से यदि मैं बात करता हूँ, विलायक गैस अवस्था में है, विलेय ठोस में भी हो सकता है। जैसे कि बात की जाए कपूर की वाष्प, तो कपूर की वाष्प वायु में फैली हुई है, जहाँ पर वायु अधिक आधिक्य में है या गैस आधिक्य में है, और कपूर की वाष्प बहुत कम मात्रा में है, तो कपूर यहाँ पर विलेय और गैस यहाँ पर विलायक होगा, और परिणामी जो विलयन बनेगा उसकी प्रावस्था गैस है, अर्थात ऐसे विलयन को हम गैसीय विलयन कहते हैं। तो इस तरीके से किसी भी विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में हो, तुलनात्मक रूप में कम हो, उसको विलेय, और आधिक्य में हो या तुलनात्मक रूप में आधिक्य में हो उसको हम विलायक कहते हैं। विलायक की प्रावस्था विलयन की प्रावस्था के समान रहती है, और इसी आधार पर हम 3 तरह के विलयन प्रदर्शित करते हैं, जिसमें द्रव विलयन होंगे, गैसीय विलयन होंगे और ठोस विलयन होंगे। और अवस्था के आधार पर अगर इन तीनों विलयनों को प्रदर्शित किया जाए तो इनके विलेय, ठोस, द्रव, गैस अवस्था में होने के कारण टोटल 9 प्रकार के विलयन बनाते हैं। तो अब हम अगले पार्ट के अंदर 9 प्रकार के विलयनों की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम अवस्था के आधार पर, ध्यान रखना, अवस्था के आधार पर, और यहाँ पर अवस्था किसकी ले रहे हैं, घटक की। तो घटक की अवस्था के आधार पर अगर हम विलयन की बात करें तो घटक की अवस्था के आधार पर टोटल 3 प्रकार के विलयन हैं, जिसमें प्रत्येक में 3-3 प्रकार होंगे, तो टोटल 9 प्रकार के विलयन बनते हैं। तो इसमें हम
इस तरीके से इसका वर्गीकरण करते हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं विलेय, यहाँ पर ले रहे हैं विलायक, यहाँ पर हम लिखेंगे विलयन और फिर लिखा जाएगा इनके उदाहरण। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। सर्वप्रथम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर 1, गैसीय विलयन। गैसीय विलयन की बात करते हैं, जिसमें गैसीय विलयन है, इसका मतलब पदार्थ की आधिक्य प्रावस्था जो भी बन रही है वो हमेशा गैस होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में विलायक हमेशा किस अवस्था में होगा? गैस अवस्था में, गैस अवस्था में, गैस अवस्था में। जबकि विलेय है, गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। तो गैस में गैस विलयन बनेगा, गैस में गैस विलयन। और गैस में गैस विलयन का महत्वपूर्ण एग्जाम्पल अभी आपको बताया एलपीजी या वायु। वायुमंडल में जो वायु है इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन ये मिलकर के सामान्य रूप से वायु का संगठन निर्मित करते हैं। सभी गैसें हैं और ये समांगी प्रावस्था के रूप में या समांगी मिश्रण के रूप में गैसीय विलयन का निर्माण करते हैं। इनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। इसी तरीके से यदि द्रव और गैस मिला दिया जाए तो गैस आधिक्य में और द्रव होगा कम में, क्योंकि ये विलेय है। तो गैस में द्रव, गैस में द्रव, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है नमी। वायुमंडल के अंदर जो ह्यूमिडिटी है या जल की जो सूक्ष्म बूंदें हैं, ये ह्यूमिडिटी या नमी ही वास्तव में गैस में द्रव विलयन का एग्जाम्पल है, जिसमें गैस आधिक्य में है और द्रव कम मात्रा में उपस्थित है। इसी तरीके से हम यहाँ पर एक और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। वायुमंडल के अंदर जितनी भी वाष्प हैं, तो वाष्प से जो भी विलयन प्राप्त होंगे वो इसी श्रेणी के अंदर आते हैं। ह्यूमिडिटी इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इसी तरीके से गैस अगर वायु में उपस्थित है, गैस आधिक्य में है, ये ठोस वायु में उपस्थित है या गैस में उपस्थित है, तो ठोस कम मात्रा में और गैस यहाँ पर आधिक्य मात्रा में उपस्थित हो तो भी विलयन का निर्माण होता है, जिसको हम कहते हैं गैस में ठोस। गैस में ठोस, गैस आधिक्य में और ठोस कम मात्रा में उपस्थित होता है। और इस प्रकार की परिस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल के रूप में प्रदर्शित की जाती है। अभी जैसे एग्जाम्पल बताया था मैंने, कपूर ऊर्ध्वपाती पदार्थ है, तो कपूर की वायुमंडल में जो वाष्प बनेगी उसमें कपूर ठोस अवस्था में होगा, जो कि ऊपर गैसीय अवस्था के अंदर उपस्थित है, लेकिन अवस्था इसकी ठोस रहेगी। तो ठोस कपूर गैस के अंदर उपस्थित है, सूक्ष्म कणों के रूप में उपस्थित है, वह इस प्रकार के विलयन का निर्माण करता है। इसी तरीके से ऊर्ध्वपाती पदार्थ के रूप में यदि मैं आयोडीन लेता हूं तो आयोडीन की वाष्प भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। बेंजोइक अम्ल लेते हैं तो उसकी वाष्प भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस तरीके से ऊर्ध्वपाती पदार्थों की वाष्प अगर वायुमंडल में या वायु में है तो वह इस प्रकार के गैस में ठोस विलयन का उदाहरण प्रदर्शित करते हैं। और अगर नमी है या जलवाष्प है तो ये गैस में द्रव विलयन का उदाहरण प्रदर्शित करते हैं। और इसी तरीके से एलपीजी या वायु है, गैस का गैस में विलयन प्रदर्शित करते हैं। तो ये पहले प्रकार के यहाँ पर विलयन कंप्लीट होंगे। सेकंड प्रकार के हम विलयन यहाँ पर लेके चल रहे हैं, जो कि है द्रव विलयन, जिसमें विलयन की प्रावस्था कैसी होगी? द्रव होगी। और विलयन यदि द्रव प्रावस्था में है अर्थात विलायक भी किस अवस्था में होगा? द्रव प्रावस्था के रूप में होगा। तो यहाँ पर हम गैस कम मात्रा में, द्रव विलायक अधिक मात्रा में, द्रव विलायक विलेय और द्रव ही विलायक हो, ठोस विलेय और द्रव विलायक उपस्थित हो। तो इस तरीके से 3 की प्रक्रिया यहाँ पर प्रदर्शित होती है। तो यहाँ पर हम इसको लास्ट वाले में यहाँ पर लिखेंगे द्रव और यहाँ लिखा जाता है ठोस। तो आप देखें तीनों प्रक्रियाओं में
तीनों की प्रावस्थाएं, परिणामी प्रावस्था जो विलयन बनेगा, समांगी विलयन बनेगा, वो तरल या द्रव अवस्था के अंदर उपस्थित होता है। तो इसमें पहला एग्जाम्पल है विलायक द्रव होंगे तीनों में, जबकि विलेय गैस, ठोस या द्रव अवस्था में हो सकते हैं, लेकिन मिलकर के समांगी प्रावस्था का निर्माण करेंगे। तो पहले प्रकार के विलयनों को कहते हैं द्रव में गैस का विलयन। द्रव में गैस का विलयन, द्रव में गैस का विलयन द्रव प्रावस्था प्रदर्शित करता है। और एग्जाम्पल है अधिक द्रव में सूक्ष्म मात्रा में गैस, और यह है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका सोडा वाटर। सोडा वाटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जल में विलय करके निर्मित किया जाता है। तो इस तरीके से सोडा वाटर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें या सोडा वाटर के अलावा एग्जाम्पल की बात करें, तो सोडा वाटर के अलावा वायुमंडलीय ऑक्सीजन वायुमंडलीय दाब पर जल में घुलित अवस्था में उपस्थित होती है, और इसी घुलित ऑक्सीजन का उपयोग जलीय जीवों के द्वारा श्वसन के रूप में किया जाता है। तो यह भी एग्जाम्पल है गैस का द्रव में विलयन का। और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम बात करें तो 7.6 मिलीग्राम ऑक्सीजन 1 लीटर शुद्ध जल में घुलित अवस्था में उपस्थित रहता है। अर्थात वायुमंडलीय ऑक्सीजन 7.6 मिलीग्राम प्रति लीटर शुद्ध जल में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर घुली हुई रहेगी, और ये टेम्परेचर जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे ऑक्सीजन की जल में विलयशीलता भी बढ़ेगी, जो कि 0 डिग्री पर जस्ट इससे दुगनी हो जाती है। और इसीलिए आपको पता हो तो यह इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि जलीय जीव जल के पूर्णतः जमने के बाद भी नीचे का जो जल है उसका टेम्परेचर 0 या 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बना रहता है, और उसमें अधिक ही ऑक्सीजन घुली होने के कारण जलीय जीव लंबे समय तक अंदर आसानी से जिंदा रहते हैं। तो सोडा वाटर जल में कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडलीय ऑक्सीजन का जल में बना विलयन 7.6 मिलीग्राम पर लीटर, ये भी इस द्रव विलयन का एग्जाम्पल है। दूसरे में एक द्रव में दूसरा द्रव, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है द्रव में द्रव। और द्रव में द्रव का एग्जाम्पल हम प्रदर्शित करें तो अल्कोहल प्लस जल, जिसको के सामान्य सांद्रता युक्त विलयन को शराब या मदिरा कहा जाता है, और यह वास्तव में 42.8% V/V विलयन है, जिसमें ये संरचना निर्मित होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्कोहल द्रव, जल भी द्रव अवस्था में, दोनों मिलकर के 42.8% V/V अल्कोहल का विलयन अगर निर्मित होता है, तो उसमें अल्कोहल यहाँ पर क्या काम करेगा, विलेय का, जो कि 42.8 भाग है, जबकि विलायक के रूप में जल है, शेष अधिक की मात्रा किसकी है, जल की। तो अल्कोहल यहाँ पर विलेय और जल यहाँ पर विलायक के रूप में उपस्थित है, और द्रव प्रावस्था निर्मित होती है परिणामी रूप से, अतः इसको हम कहते हैं द्रव विलयन। लास्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं द्रव में ठोस, काफ़ी एग्जाम्पल हैं, जिसमें सबसे सरल एग्जाम्पल लेते हैं ग्लूकोज का जल में बना विलयन। ग्लूकोज जल में हाइड्रोजन बंधों के द्वारा घुल करके एक समांगी प्रावस्था का निर्माण करता है, और यह ग्लूकोज का जलीय विलयन द्रव विलयन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें ग्लूकोज विलेय और द्रव यहाँ पर विलायक का काम करता है। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तीसरे प्रकार के विलयन, जिनको कहते हैं ठोस विलयन, जिसमें विलेय भी विलेय ठोस द्रव गैस हो सकता है, लेकिन हमेशा विलायक ठोस अवस्था में ही होगा। इसके एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें मैं पहले लिख रहा हूँ विलेय कौन कौन से होंगे, फिर लिख रहे हैं विलायक कौन से होंगे, फिर विलयन का क्या नाम है, और फिर उसको एग्जाम्पल आएंगे। तो सबसे पहले चूंकि ये ठोस विलयन है, तो विलायक हमेशा किस अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में। विलायक तीनों ही कैसे होंगे, ठोस, लेकिन विलेय गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है, और ठोस भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों के मिलने से समांगी प्रावस्था बनेगी, तभी हम इसको विलयन कहते हैं। तो यहाँ पर ठोस में गैस का बना विलयन, तो ठोस में गैस का बना विलयन कौन से उदाहरण के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, विलयन का नाम हो जाएगा
ठोस में गैस का विलयन, और इस तरीके से ठोस अधिक में और गैस कम मात्रा में। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं वायु अवशोषित चारकोल। इसका एग्जाम्पल है चारकोल के अंदर यदि वायु अवशोषित रूप में उपस्थित है तो चारकोल में वायु इस पहले प्रकार के विलयन का उदाहरण है। इसी तरीके से हम दूसरी बात करें, प्लेटिनम में हाइड्रोजन जो कि अपचायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, पैलेडियम में हाइड्रोजन जो कि अपचायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ये तीनों ही एग्जाम्पल ठोस में गैस विलयन के एग्जाम्पल हैं, जिसकी प्रावस्था देखने पर ठोस लेकिन गैस उसके अंदर समांगी रूप में उपस्थित रहती है। इसी तरीके से ठोस में द्रव, ठोस में द्रव, और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है क्रिस्टलन जल। किसमें? लवण में। लवण में जो क्रिस्टलन जल है, जैसे कॉपर सल्फेट 5H2O, FeSO4 7H2O, Na2CO3 10H2O, तो यहाँ पर जो क्रिस्टलन जल है, ये क्रिस्टलन जल कम मात्रा में है, विलय का काम करता है, और जो लवण है ठोस अवस्था में है वो विलायक का काम करता है। तो यहाँ पर क्रिस्टलन जल युक्त जितने भी लवण है वे सभी लवण इस विलयन के एग्जाम्पल होंगे, ठोस विलयन के एग्जाम्पल होते हैं। और लास्ट में हम ले रहे हैं दोनों ठोस। दोनों ठोस यदि स्वतंत्र रूप से मिलाए जाएं तो प्रावस्थाएं भिन्न भिन्न बनती है, लेकिन इन विलयनों को बनाने के लिए दोनों ठोस को हम पिघला करके द्रव अवस्था में बदलते हैं और द्रवों को मिला करके समांगी विलयन द्रव अवस्था का बनाते हैं, और उसके बाद टेम्परेचर को हम घटा करके ठोस में परिवर्तित कर देते हैं। तो परिणामी जो विलयन बनेगा वो समांगी प्रकृति का होगा, और यही ठोस में ठोस का विलयन एलॉय के रूप में, या हम कह सकते हैं मिश्र धातु के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मिश्र धातुएं सभी की सभी विलयन है जिसमें ठोस में ठोस गुलित अवस्था में उपस्थित रहता है। जैसे गहने बनाने का जो गोल्ड है जिसको हम 916 के नाम से प्रदर्शित करते हैं, 91.6% जो गोल्ड है, 22 कैरेट गोल्ड जिसको कहा जाता है, 91.6% गोल्ड, जिसमें गोल्ड 91.6% और इसके अलावा इसके साथ में कॉपर और एल्यूमिनियम या सिल्वर होता है। तो इस तरीके से 916 युक्त 22 कैरेट गोल्ड जो है वो वास्तव में क्या है? मिश्र धातु है। तांबा, ये आपके इसके साथ में ब्रॉन्ज या कांस्य कहते हैं, वो भी इसके अंदर मिश्र धातु के रूप में उपस्थित रहता है। मैंगलियम, ये भी मिश्र धातु के रूप में, मैंगेलियम भी मिश्र धातु के रूप में उपस्थित रहता है। तो इस प्रकार से, या सोल्डरिंग मेटल है, तो इस तरीके से दो या दो से अधिक ठोस आपस में मिलकर के यदि ठोस समांगी प्रावस्था निर्मित करते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं, तो यह भी विलयन की श्रेणी में आता है। तो इस तरीके से प्रावस्था या अवस्था के आधार पर हम विलयनों को अलग अलग रूप में परिभाषित करते हैं। इसके साथ में एक और चीज़ साथ में ले लेता हूँ, और वो ये है कि प्रावस्था वास्तव में क्या होता है, इसकी एक समस्या हमेशा आती है, या फेज किसे कहते हैं, ये एक शब्द आता है। एक तो हम सामान्य शब्द काम में लेते हैं अवस्था, जो कि ठोस, द्रव और गैस के रूप में सामान्य रूप में प्रदर्शित की जाती है, जबकि यहाँ हम लगातार शब्द काम में ले रहे हैं प्रावस्था। जैसे कि अगर मैं नमक को जल में घोल करके एक विलयन बनाता हूँ, समांगी विलयन बनाता हूँ, तो उसमें आप बाहर से देखेंगे तो नमक दिखाई नहीं देता है, केवल जल प्रावस्था के रूप में दिखाई देता है। यहाँ पर शुद्ध जल नहीं है, इसलिए अवस्था शब्द का उपयोग हम यहाँ सामान्य रूप से नहीं करते हैं। यहाँ पर प्रावस्था या फेज का उपयोग किया जाता है। तो फेज वास्तव में क्या है? फेज भौतिक रूप से सुस्पष्ट तथा सामान्य रूप से या भौतिक विधियों के द्वारा पृथक्करणीय दो अलग अलग अवस्थाओं को, जो कि एक निश्चित सीमा रेखा द्वारा पृथक रहती है, उसी को हम प्रावस्था कहते हैं। अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल लूँ प्रावस्था का, तो यदि मैं जल और कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि दोनों द्रव अवस्था में है, यदि दोनों को एक ही पात्र में मिला देता हूँ तो जल पृथक अवस्था का निर्माण करेगा और CCl4 भी एक अलग परत का निर्माण कर देगा। तो इन दोनों के बीच में ये जो लाइन लिखी गई या लाइन बनाई गई है, ये सीमा रेखा है जो दोनों द्रवों को एक दूसरे से पृथक करती है। तो यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रावस्था अलग हो गई है,
और जल की प्रावस्था भी इसमें अलग होगी। तो इस तरीके से दो भौतिक रूप से सुस्पष्ट तथा यांत्रिक रूप से पृथक्करणीय दो भाग जो एक निश्चित सीमा रेखा द्वारा पृथक होते हैं, उन्हीं को हम प्रावस्था कहते हैं। तो ऊपर जलीय प्रावस्था हो जाएगा और नीचे कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रावस्था हो जाएगी। ये पूर्ण अमिश्रणीय द्रवों के लिए है। और यदि आंशिक मिश्रणीय द्रवों की बात की जाए तो ऐसी स्थिति में यदि मैं फिनॉल और जल ले लेता हूँ और इन दोनों को अच्छी तरह से हिला करके छोड़ देता हूँ, तो फिनॉल की प्रावस्था अलग और जल की प्रावस्था इसमें अलग बनेगी। लेकिन इन दोनों प्रावस्थाओं में क्या खासियत है? फिनॉल में आंशिक जल गुलित अवस्था में और जल में आंशिक फिनॉल गुलित अवस्था में होगा। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ईथर और जल को अच्छी तरह से हिला करके रख दिया जाए तो दो प्रावस्थाएं अलग अलग दिखाई देगी, लेकिन दोनों में ऊपर की प्रावस्था में जल में ईथर गुलित अवस्था में होगा, ये नीचे की प्रावस्था में जल में ईथर गुलित अवस्था में होगा, ऊपर की प्रावस्था में ईथर में जल गुलित अवस्था में होगा। और इस प्रकार से संयुग्मी विलयन युक्त दो भिन्न प्रावस्थाओं का निर्माण होता है। अगर आंशिक विलेय द्रव लिए जाएं तब, अगर पूर्ण अविलेय द्रव हैं तो पूर्णतः पृथक प्रावस्थाएं निर्मित होती है। और इसी का उपयोग हम निष्कर्षण के अंदर भी करते हैं। तो प्रावस्था के निष्कर्षण भाग के अंदर भी हम इस प्रक्रिया को लेंगे। तो हमने यहाँ पर लिया है विलयन, विलयन की परिभाषा, विलयन के विभिन्न घटक कौन कौन से हैं, उदाहरण कौन से हैं, और विलेय और विलायक से निर्मित द्विअंगी विलयन 9 प्रकार के कौन कौन से होंगे, उनके उदाहरण क्या है, ये प्रक्रिया हमने यहाँ पर लेकर प्रारंभ किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सांद्रता, विलयन की सांद्रता किस रूप में दर्शाई जाती है, उसका वर्णन करेंगे। तब तक हम नेक्स्ट क्लास में आप इंतजार करें। और नेक्स्ट क्लास के अंदर सांद्रताओं के सभी प्रकार हम वहाँ पर लेकर पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट न्यूमेरिकल्स भी करवाए जाएंगे। और उसी के बाद फिर हम अगले टॉपिक को प्रारंभ या इसी टॉपिक को आगे प्रोसीड करेंगे। आप इस चैनल को जो भी देख रहे हैं या जो अपने साथियों को कॉलेज एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स हैं, जिसमें कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक रसायन के सभी टॉपिक्स को मैं यहाँ पर लेकर आपको प्रस्तुत करूँगा। और इसको आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा दें, आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और आप इसको शेयर करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।